नमस्कार। साहित्य जगत कार्यक्रम में मैं प्रभात मिश्र आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सी ऐसी विधाओं पे हम चर्चा करते आए हैं जिसमें कहानी है, नाटक है, कविताएं हैं और इनके बहुत सारे ऐसे सशक्त हस्ताक्षर जिन्होंने आकर के हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कहीं न कहीं ज्ञान राशि भी बढ़ी हुई महसूस हुई होगी। आज इसी श्रृंखला में हम एक नवीनतम अभिव्यक्ति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये नवीनतम अभिव्यक्ति है साहित्य के क्षेत्र में, इसे कह सकते हैं कि ये नवीन विधा भी है, ये एक नवीन प्रयोग भी है और इस प्रयोग के एक निष्णात हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लेखिका शिल्पा शर्मा जी, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से प्रेरणास्पद लेखन को एक अभिव्यक्ति दी है, एक आगाज़ किया है कि एक प्रेरणास्पद लेखन के माध्यम से भी साहित्य के संसार को अच्छे से उसके सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है। इससे बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा सकता है जिन्हें कहीं ना कहीं आज इसकी आवश्यकता है। तो आज साथियों, हम शिल्पा शर्मा जी से प्रेरणास्पद लेखन के संबंध में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है शिल्पा जी स्टूडियो में। जैसा कि प्रेरणास्पद लेखन की जब हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे उसके विषय हैं जिसमें उसकी व्यापकता भी है, उसकी रोचकता भी है और जब इस रोचकता की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि आज के परिस्थिति में, आज के परिदृश्य में युवाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे तनाव, अवसाद जो उन्हें घेरे हुए हैं, क्योंकि उनके समझ बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं, मानसिक चुनौतियां हैं जिनसे वो दो चार होते रहते हैं। ऐसे समय में जब आप प्रेरणास्पद लेखन को लेकर के आप आ रही हैं इस जगत में साहित्य के, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपने कैसे शुरू किया प्रेरणास्पद लेखन को? जी, कहीं ना कहीं जब मैंने अपनी सफलता के एवरेस्ट में चढ़ना शुरू किया जी, उस एवरेस्ट में, जैसा एवरेस्ट में वैसे भी जो लोग चढ़ते हैं आपको पता ही है कि अकेले ही चढ़ना होता है। जी जी जी। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो कहते हैं कि अकेले चढ़ने वाला जी, अकेले चलने वाला जल्दी सफल होता है। तो उस अकेले चलने के समय एक दोस्त के रूप में जी जी, जो साहित्य है उसने मेरा साथ दिया किताबों के रूप में जी जी, और उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मैंने ठान लिया कि जिस दिन मैं अपनी सफलता के एवरेस्ट को छूने के कगार में आसपास रहूंगी, कहीं ना कहीं मैं लोगों को भी इस बात से अवगत कराऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरा सफर बहुत बचा हुआ है जी जी, लेकिन फिर भी ज्ञान जो कि बांटने से और बढ़ता है जी हाँ जी। तो इन बातों को जो मैंने ग्रहण किया, साहित्य अपनी 5000 साल पुरानी संस्कृति भारतवर्ष की जो है उसके थ्रू, तो उसको फिर युवाओं को देने का मैंने ठाना और अपनी मोटिवेशनल स्पीच और साहित्य के जरिए युवाओं की सोचने और समझने की पावर को बढ़ाने का ठाना। जब शिल्पा जी आप यात्रा के प्रारंभ बिंदु की जब आप बात कर रही हैं तो उसमें टैगोर आ रहे हैं और एकला चलो रे, जब कोई आपका साथ ना दे तो एकला चलो रे, तो ये जो बातें हैं जब आपको प्रारंभ में बहुत प्रोत्साहित भी की, प्रभावित भी की और आप इन सब चीज़ों से अनुप्राणित होकर के जब आप लेखन कार्य में जुटती हैं तो आप क्या पाती हैं कि प्रेरणास्पद लेखन आखिर है क्या, इसे किस ढंग से हम समझा सकते हैं, किस ढंग से हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं? जी, मोटिवेशन या प्रेरणा का मतलब ही है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वर्ग का हो जी जी, उसको उसके गोल, उसके लक्ष्य तक पहुंचने में वो लेखन मदद करता है और उसको जीवन जीने की कला सिखाता है जी। इसको आर्ट ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं जी हाँ जी, क्योंकि जीवन जीना सोचने और समझने की पावर को कहा जाता है। और मनुष्य चूंकि बुद्धिमान, मनुष्य जानवरों से इसीलिए अलग है क्योंकि बुद्धि उसके पास है और उस बुद्धि का मान यदि मनुष्य रखे, मनमानी ना करे, नहीं तो जनरली हम मनमानी करते हैं, लेकिन जब हम इन लेखन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, मनमानी करना अच्छा नहीं है, बुद्धि से हम यूज करें। और बुद्धि का यही मतलब है कि सोचने और समझने की जब हमारी पावर बढ़ जाती है, जिसको हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं जी जी, तो उस सॉफ्ट स्किल, उस कुशलता को जब हम जानते हैं जिसमें डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, एक्शन, एटीट्यूड, एम्बिशन, ये सब बातें शामिल होती हैं और वो हमारे ब्रेन में किसी न किसी तरीके से बैठ जाती हैं अपने गोल की तरफ या अच्छे जीवन जीने के लिए, तो वो फिर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमारा गोल हमें मिलता जाता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही होता है।
सकारात्मक सोच हमारी बढ़ती है। जब आप बात करती हैं कि प्रेरणास्पद लेखन में ये सामग्री जो है होनी चाहिए, तब वो प्रेरणास्पद लेखन बनता है। एक बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं हमारे समाज में कि जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि के सकारात्मक उपयोग की बात होनी चाहिए, क्योंकि एक पहलू ये भी है कि जब मनुष्य बुद्धि का नकारात्मक उपयोग करता है तो बहुत सारी त्रासदियां भी इस मनुष्य और मानवता को झेलनी पड़ती है। जब आप प्रेरणास्पद लेखन को लेकर आती हैं, मोटिवेशनल राइटिंग को लेकर आती हैं, तो उस समय आपके मन मस्तिष्क में भाषा को लेकर के क्या भाव होता है, शैली को लेकर के आप क्या सोचती हैं, किस प्रकार की शैली होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, उसकी ग्राह्यता कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर शब्द का जो अलंकार है, लालित्य कैसा होना चाहिए, उसके संस्कार कैसे होने चाहिए? भाषा वैसी होनी चाहिए जो हर उम्र हर वर्ग के लोगों को समझ में आए, बिल्कुल सरल भाषा। क्योंकि हम किसी को प्रेरणा देने जा रहे हैं, तो प्रेरणा के लिए जितने सरल उदाहरण, जितने सिंपल तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो सामने वाले के दिल और दिमाग में उतने ही सरल तरीके से बैठेगी। और क्योंकि उसको उन बातों को लेके आगे बढ़ना है, तो प्रेरणा देने वाले साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट लिखते समय हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि जितनी सरल शब्दों में उसको बड़े बड़े अनमोल वचनों को बताया जाए, वो लोगों के दिलों में उतने समय तक रहते हैं, और उसके बाद उन बातों के जरिए जब वो अपनी सफलता के एवरेस्ट में चढ़ता है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जहाँ तक हम यदि बात करें थोड़ा प्राचीन इतिहास में यदि हम जाएं, तो महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इन लोगों ने भी तत्कालीन समय में लोक भाषा का उपयोग किया, ताकि अधिकाधिक लोगों को हम अपनी भाषा से, भावनाओं से और अपने उद्देश्यों से जोड़ सकें। जब आप इन उद्देश्यों को लेकर के जब आप चलती हैं और आप पाती हैं कि जब समाज में एक तरफ बहुत ही गहन एक त्रासदी भी है, एक अवसर भी है, संभावनाएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं, तब आप किस प्रकार के पाठकों को लक्ष्य करके लेखन कार्य करती हैं? लेखन धर्म आपको किस प्रकार से प्रेरित करता है पाठकों को ध्यान में रख करके? जैसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है और लेखक समाज का इंजीनियर है। चूंकि मैंने भी इंजीनियरिंग सेलेक्ट हुई, तो उस समय तो मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला सेलेक्ट होने के बावजूद, लेकिन इस विद्या में आने से मुझे इस इंजीनियरिंग शब्द का बखूबी इस्तेमाल करने का एक मौका मिला कि समाज को एक दिशा देने के लिए ये जो साहित्य है ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी उपयोगिता इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं समाज या युवा वर्ग या महिलाएं या सीनियर सिटीजन, क्योंकि इन सभी वर्गों के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया है, और सभी को किसी एक क्षण आके एक महसूस होता है कि कहीं कुछ कमी है, उस समय ये साहित्य उनके सच्चे दोस्त के रूप में उनका साथ दे। इस सोच को लेके मैंने इस साहित्य को लिखने का और इस मोटिवेशनल किताब को लिखने का अपने दिमाग में बातें रखी। जब दिमाग में ये जब बातें चलती हैं आपके, तो एक तरफ मुझे जो ध्यान आ रहा है इस समय कि जब आपने बातें कही कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन उस दर्पण में हम अपने अक्स को जब हम देखते हैं, अपने चेहरे को जब हम निहारते हैं, तो बहुत सारी विसंगतियों को और संगतियों को भी हम ठीक करते हैं। संगतियां तो अपनी जगह हैं ही प्रवाहमान, लेकिन जब विसंगतियां जो दिखाई देती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य उन चीजों को ठीक करता है। बिल्कुल। और साहित्य की ये कोशिश भी होनी चाहिए कि इन चीजों को ठीक करे, जहाँ पे कमी है, जहाँ पे किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसकी वो पूर्ति करे। तब आप एक बहुत विशाल एक समाज का, या कहना चाहिए साहित्य का एक पाठक वर्ग है, और हमारी भारत की जो अभी स्थिति है, जब आप युवाओं की जब बात कर रही हैं, तो अधिसंख्य आबादी जो है युवाओं से आती है, और भारत अभी युवाओं का देश है, युवा देश है, ऐसा माना जा रहा है, और ऐसा तथ्यों में और आंकड़ों में भी आया है। तब आप किस प्रकार के प्रतिमान को स्थापित करना चाह रही हैं अपने लेखन के माध्यम से, मोटिवेशनल राइटिंग के माध्यम से? जी, विसंगतियां जो भी हैं कहीं ना कहीं साहित्य ही उनको ठीक करेगा। जब हमारे युवा इन बातों को पढ़ेंगे, जैसे विवेकानंद जी भी युवा थे, उन्होंने जो कहा कि उठो जागो और रुको मत जब तक मंजिल न मिले, तो विवेकानंद जी ने भी अपने साहित्य के माध्यम से ही युवाओं के अंदर इन बातों को डालना चाहा। और युवा वर्ग का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे गौरवशाली भारत की संस्कृति को जानने के लिए साहित्य से अच्छा कोई माध्यम नहीं है।
इन बातों को जान के, साहित्य को पढ़ के वो अपने अंदर एक प्रेरणा कि हम इतने गौरवशाली इतिहास को रखने वाले भारतवर्ष के युवा हैं, और उन संस्कृति को समझ के जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जब वो जिस भी लक्ष्य में लगेंगे, उस लक्ष्य में अपने आप उनको मोटिवेशन मिलेगा हमारे पुराने साहित्य को पढ़ के। जी बिल्कुल। तो ये जो साहित्य की जो पठन की जो बात है और उसकी व्यापकता की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो अभी दिख रहा है जो वर्तमान दौर, उसमें एक अवसाद भी है और युवाओं में एक तनाव भी है, अपने कैरियर को लेकर के है, कहीं कहीं पे वे परिस्थितियों से भी प्रभावित हो रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को बहुत जब वो एक निरपेक्ष भाव से देखता है तो कहीं कहीं वो अपने आप को बहुत अकेला भी पाता है। और जब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो आपने ये भी कहा भी था कि मैं जब एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रही थी तो बहुत उसे मुझे साहित्य ने सहारा दिया। तब आपकी ये जो पुस्तकें हैं, जैसे हम ये सफलता के लिए विज्ञान, जो इसे हम मान सकते हैं, तो ये जो पुस्तकें हैं, जब आपको सफलता के लिए विज्ञान और जो आपकी जो साहित्य हैं, तब इन परिस्थितियों में ये किस प्रकार की मदद करते हुए दिखाई देती हैं पाठकों को, विशेषकर हमारे युवा साथियों को? बिल्कुल, युवाओं को कहीं ना कहीं ये बिल्कुल समझना होगा साहित्य के जरिए ही कि सफलता असफलता जो होती है उसका मतलब है कि असफलता, और सफलता सिर्फ एक विशेष ज्ञान है, और ज्ञान कहीं ना कहीं साहित्य के माध्यम से ही मिलता है। तो जब सफलता के ज्ञान को, इसलिए इसका नाम मैंने विज्ञान दिया, एक विशेष ज्ञान, मतलब हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति के जितने भी महान लोग हैं, कालिदास, रहीम खान खाना जी, तुलसीदास, रामचरितमानस, गीता, इन सब साहित्य को पढ़ के कहीं ना कहीं हमें जीवन जीने की कला पता चलती है। और जब भी असफलता आती है, युवाओं को इससे एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम जिंदगी जिए। अर्जुन, श्री कृष्ण, इतने जितने भी महान पात्र हैं इन साहित्य के जरिए हमें जो जिनके बारे में पता चलता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, उन्होंने कैसे विषम परिस्थिति में आगे बढ़ा। और सफलता का एक ही चीज है कि जब अपना 100% देते हैं अपने गोल में, अपनी एक गोल के अलावा और किसी विचार को नहीं रखते, तो सफलता आपको मिलती है। तो इन सब की प्रेरणा हमें पढ़ के ही मिलती है। और हिटलर को भी 2 ही शौक था, लड़ना और पढ़ना। महात्मा गांधी जी भी दिन में 3 किताब जरूर पढ़ते थे, क्योंकि साहित्य या किताबें हमारे अवचेतन मन में भोजन का कार्य करती हैं। गले के नीचे के भाग को तो हम दाल चावल अपने भोजन से ताकत देते हैं, और उससे हम ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 10,000 या 20,000 कमा सकेंगे। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन, अपने मस्तिष्क को ज्ञान देते हैं किताब और साहित्य के माध्यम से, तो हम इतना कुछ कर सकते हैं। जो स्टार्टअप प्रधानमंत्री जी की योजना है, उस योजना में भी हम इस साहित्य को पढ़ के अपने अवचेतन मन की ताकत से बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, और भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने में साहित्य निश्चित तौर पे योगदान देगा। जब आप बात करती हैं कि मंच और चर्चा में आपने बतलाया भी कि मैं मंच में जब जाती हूँ तो अपने मंच के माध्यम से भी कोशिश करती हूँ कि युवाओं को अपने प्रेरणास्पद साहित्य से उन्हें रचनात्मक दिशा में उन्हें आगे बढ़ा सकूं। तो जब आप मंच पे जाती हैं, संस्था और समितियों में जाती हैं, तब आप क्या पाती हैं? उस समय आपके जेहन में कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो प्रेरणास्पद लेखन को स्थापित करती हैं? उस पे मूल्य कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो युवाओं की ओन इनर स्ट्रेंथ, नो योर ओन इनर स्ट्रेंथ। युवा अपने अंदर की ताकत को जाने। भारतवर्ष के युवाओं में निश्चित तौर पे, जैसे युवा का वायु कहा जाता है, इतनी ताकत है उनके अंदर, लेकिन बस एक डायरेक्शन की कमी है। जैसे समुद्र में यदि एक जहाज जा रहा है और डायरेक्शन नहीं पता तो कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा। तो डायरेक्शन देने का उद्देश्य इस साहित्य के माध्यम से मेरा 100% रहता है और हमेशा रहेगा। और जैसे जब एरोप्लेन उड़ान उड़ता है तो 90% उसका जो फ्यूल है वो उड़ान के समय लगता है, और 10% ही बाकी अपने डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए। तो 90% अवचेतन मन की ताकत इस साहित्य के माध्यम से इनर स्ट्रेंथ मिलती है, और मेरा यही उद्देश्य होता है कि अपनी पूरी ताकत जो मैंने अभी तक सीखा है अपने कलम के जरिए, क्योंकि कहा जाता है कि कलम और तलवार में कलम की ताकत बहुत होती है, तो इस कलम की ताकत के जरिए मैं अपना पूरा जीवन युवाओं को देना चाहती हूँ और उनके अंदर की ताकत को बढ़ा के उनको एक डायरेक्शन देना चाहती हूँ। एक लाइन बस कहना चाहूंगी, जो महात्मा गांधी जी का कथन है, योर बिलीव बिकम्स योर थॉट्स, वर्क, एक्शन, हैबिट्स एंड डेस्टिनी।
आपके अंदर का बिलीव ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तो अपने अंदर विश्वास हमें रखना होगा और हम होंगे कामयाब। इन प्रेरणादायक बातों के जरिए ही वो अपने लक्ष्य गोल को टाइम मैनेज कर प्राप्त कर सकते हैं। जब ये इनर स्ट्रेंथ की बात आती है और लक्ष्य की जब बात हम करते हैं तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं उपक्रम की आवश्यकता है और उपक्रम में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक शक्ति की आवश्यकता है, तभी वो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसा रोचक प्रसंग जो आपके ध्यान में आ रहा हो जब आप इन चीज़ों को लेकर के जाती हैं, आप युवाओं के समक्ष जाती हैं, विभिन्न वर्गों में जाती हैं आप समाज के, तब आप क्या पाती हैं? कहीं पे कोई ऐसे प्रसंग आपको प्रभावित करते नजर आते हैं? जी बिल्कुल। एनआईटी और आईआईटी, आईआईएम के जितने भी स्टूडेंट्स से मैं मिलती हूँ, उनके अंदर आगे बढ़ने की बहुत ललक है और उन सभी और बच्चे तो वैसे भी ईश्वर का रूप होते हैं, तो उनके पास जाने से ही इस किताब को लिखने का मुझे मोटिवेशन मिला। तो इससे बड़ी रोचक प्रसंग मैं आपको क्या बताऊं कि बच्चे ही कहीं ना कहीं इस किताब को लिखने के लिए मेरे लिए मोटिवेशनल स्रोत का काम किए हैं। जी जी। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपकी अभी आई हैं और आने वाली हैं? जी, सबसे पहले मैंने सफलता के लिए विज्ञान, साइंस फॉर सक्सेस, क्योंकि सफलता एक विज्ञान है, एक विशेष ज्ञान है, स्टेट ऑफ माइंड है। जब आप अपने अवचेतन मन को एक विशेष स्थिति पे रखते हैं और उस ज्ञान को लेके जब आप उसको अपने एटीट्यूड और सॉफ्ट स्किल में करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो सबसे पहले मैंने इस बुक को लिखा और ये किताब न केवल युवाओं के लिए बल्कि हर वर्ग के लिए अपने अपने गोल के हिसाब से युवाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये कारगर साबित होगी। और दूसरी किताब मैंने स्टार्टअप पे लिखी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की योजना है स्टार्टअप, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को स्टार्टअप करने की युवाओं को जरूरत है। नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी लेने वाला नहीं, क्योंकि कोई भी देश जब आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो उसे ही कामयाब कहा जाता है। तो अब भारत को सोने की चिड़िया बनाने का समय वापस आ गया है। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, तो उस ज्ञान के रूप में इंडिया को आगे बढ़ाना है। तो ये सेकंड बुक स्टार्टअप के लिए विज्ञान मैंने लिखी है अभी जस्ट। जी जी जी। तो ये पुस्तकें जो हैं आप जब लिख रही हैं और आगे भी आपने बताया कि मुझे निरंतर इस क्षेत्र में अग्रसर रहना है, तो आखिर इन सब चीजों की कहीं ना कहीं एक उपादेयता तो है ही, और इन माध्यमों से जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तब बहुत सारी चीजें जो हैं आपको कहीं ना कहीं जोड़ती भी हैं। तो ऐसे अनुभव और ऐसे बहुत सारे दौर प्रसंग आपके जीवन में आए भी होंगे और आपने बताया भी कि मैं उन चीज़ों से प्रभावित होकर के लेखन कर रही हूँ। जब हम बात करते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा बिंदु जहाँ पे आप थोड़ा सा ठिठक गई होंगी, आपको ये लगा होगा कि मुझे अपने इस प्रयास में और बहुत ज़्यादा धार लाने की ज़रूरत है, या कहीं कोई चीज़ छूट रही हो, तब आप क्या पाती हैं कि कोई ऐसा आयाम जो आप चाहती हैं कि वो भी मेरे साहित्य के माध्यम से भविष्य में प्रकट हो? कोई ऐसा आयाम, कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसा लक्ष्य दिख रहा हो? क्योंकि हम युवाओं की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक बहुत समूह बड़ा महिलाओं से भी आता है, और एक ऐसा वर्ग है जहाँ पे हम कहना चाहिए समाहित, जिनको हम सभी ढंगों से कर सकें। तो कोई ऐसा भी कोई विचार है कि आपके दिमाग में जहाँ पे आप सभी वर्गों को लेकर के चलने का कुछ सोच रही हूँ प्रेरणास्पद लेखन के माध्यम से? जी बिल्कुल। सभी वर्गों में कहीं ना कहीं जितने भी अभी मेरे लेखन की सीरीज आ रही हैं उसमें हर उस वर्ग, चाहे महिलाओं को ताकत बढ़ाने के लिए, क्योंकि गृहिणी के रूप में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो अपने घर में अपने जो पुत्र पुत्री हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाती है, तो उनके अंदर कैसे ताकत आए। या जो सीनियर सिटीजन है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मौत के आधे घंटे पहले तक इंसान को अपने अंदर एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो सीनियर सिटीजन के लिए भी हमारे वर्कशॉप होते हैं, तो उनके लिए भी मैं किताब लिख रही हूँ। और नेचुरोपैथी, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की जो प्राकृतिक संपदा है उससे जो हमें एनर्जी मिलती है कि सुबह कैसे हम उठे, काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, इन सभी बातों को किस प्रकार हर इंसान अपने अंदर रखे। योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार के ऊपर भी अभी मेरी बुक आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक विशेष ज्ञान है जो हमारे अवचेतन मन को ताकत देता है। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिन पे लिखना है, और कहीं ना कहीं ये विषय हर उम्र के लोगों को जीने की कला सिखाता है, नो योर ओन स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाता है और इनक्रेडिबल लाइफ जीने में मदद करता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इन विषयों को रख रही हैं
और हमारे जब दर्शक इन चीज़ों को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जी। तो इसमें प्राचीनतम और नवीनतम दोनों अभिव्यक्ति को आपने समायोजित किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी एक दीर्घकालीन परंपरा रही है समन्वयवाद की, कि समन्वय बैठाना और समन्वय के माध्यम से उसे आगे बढ़ाना और समाज में उसका उपयोग करना, प्रयोग करना, ये हमारी जो बहुत एक स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ है, ताकत है हमारी संस्कृति की। कहीं ना कहीं उसका जो पुट है, मुझे लगता है कि आपके लेखन में झलक रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये अभिव्यक्ति जो है इसी ओर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ध्यान आकृष्ट करा रही है। शिल्पा जी, बहुत एक अन्य विषयों में बहुत एक विषय है जो कभी कभी हमारे आंखों से ओझल भी हो जाता है और हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब हम घर को हम प्रथम पाठशाला कहते हैं और उस पाठशाला में एक हमारी कुटुंब परंपरा भी रही है, परिवार परंपरा भी रही है, जिसके कारण आज हम बाकी सभी देशों में यदि क्षरण आया होगा, लेकिन हमारे देश में आज भी ये संस्थाएं जो हैं, परिवार और हमारी जो कुटुंब परंपरा है, बहुत हद तक हमें थामे हुए है। और जब आप प्रेरणास्पद लेखन लिख रही हैं और आप बहुत सारे समाज में जा रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, तब आप क्या पाती हैं कि ये चीज़ें रिवाइवल की ओर हैं या इसमें बहुत ज़्यादा अभी और हमें कुछ गेन करना बाकी है? क्योंकि क्षरण भी हो रहा है एक तरफ और आप एक तरफ लेखन के माध्यम से उन चीज़ों को पुनः स्थापित भी कर रही हैं, तो ऐसा क्या महसूस कर रही हैं आप इन क्षेत्रों में जो आप अपने प्रेरणास्पद लेखन से इनको जोड़ने का अभियान कुछ छेड़ रही हैं? बिल्कुल, परिवार और माता पिता तो मेरे हिसाब से ईश्वर का रूप है और परिवार में जो संगठन में ताकत है उसको तो शब्दों से बयान मैं कर ही नहीं सकती। और मेरे आगे बढ़ने में भी मेरे परिवार ने, मेरे ससुराल, मेरे मम्मी पापा, सबने साथ दिया। और भारतवर्ष भी चूंकि एक परिवार है तो यहाँ के माहौल, तो परिवार की जो कल्पना है और उसकी ताकत का मैं शब्दों में बयान तो कर ही नहीं सकती। और ऐसा कुछ नहीं है कि युवा कहीं ना कहीं इन बातों को भूल रहे हैं, हम जैसे लोगों का काम ही है याद दिलाना। तो निश्चित तौर पे बस एक छोटी सी कह सकते हैं कि युवाओं का ध्यान थोड़ा सा भटका है और हमारे भारतवर्ष के युवाओं को यदि हम कोई बात बहुत ही रोचक ढंग से समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता बहुत समय लगेगा। एक दो बार ही उनसे जब हम इंट्रोड्यूस इन बातों को रखेंगे तो वो फिर से उनको याद आ जाएंगी ये बातें कि वाकई परिवार में ताकत है। और भारतवर्ष का तो इतिहास ही है कि परिवार के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा के इस दौर को और इस चर्चा को थोड़ा हम यहीं समाप्त करेंगे शिल्पा जी, क्योंकि समय हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। तो साथियों, ये थी प्रेरणास्पद लेखन पर चर्चा और हमारे साथ स्टूडियो में थी शिल्पा शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छे रोचक प्रसंग से हमें अवगत कराया। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।